आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर वन नीड्स टू कनेक्ट एस। जैसा कि हमें पता है कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर दो रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे तो चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें समांतर यानी पैरेलल में एक शंट जोड़ना पड़ेगा और उस शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ये प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ती थी। तो 83 के विकल्प में देखिए लिखा है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर हम बहुत छोटा सा प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़ दें गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो अब वो गैल्वेनोमीटर हमारा अमीटर की तरह काम करने लगेगा। तो 83 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वन नीड्स टू कनेक्ट ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल so that maximum current pass through the shunt wire and ammeter remains protected। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो हमें एक छोटा सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। समांतर क्रम में कम प्रतिरोध जोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि जो करंट है, हमें पता है कि कम प्रतिरोध वाले रास्ते को करंट ज़्यादा प्रीफर करती है। तो चूँकि हमने कम प्रतिरोध लगाया है समांतर क्रम में, तो सारी की सारी करंट इसी से निकल जाएगी और हमारा अमीटर जो रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा यानी सुरक्षित रहेगा। तो 83 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीड करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा है एक मोटी केबल का तार है जिसकी त्रिज्या आर है, उसमें आई करंट एक समान रूप से पूरे क्रॉस सेक्शन यानी क्षेत्रफल जो है उसका मोटाई का तार का उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी वितरित है। कह रहा है द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द केबल विद द रेजिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई। कह रहा है इस स्थिति में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें उस केबल में कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस से, तो कितने चुंबकीय क्षेत्र की बात हम कर पाएंगे या चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाए गए हैं, इन फिगर में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से आपको ये बता पाएंगे कि आखिर इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल वायर या केबल। अब एक चीज़ को ध्यान देना है। तो देखिए जो कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल केबल है, अब जैसे कोई भी केबल है हमारा तो वो इसी तरह बनाया जाता है। मान लीजिए अगर ज़्यादा मोटा केबल है तो एक सिरा इधर होगा, एक सिरा ऐसे होगा, इस तरह सिरा होगा। और अगर इसको हम मिला दें इस तरह से तो ये सिलेंडर का ही रूप ले लेगा। देखिए सिलेंडर ऐसे ही तो बनता है। तो अगर सिलेंड्रिकल केबल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल केबल, ध्यान दीजिए इसके अंदर किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये फार्मूला होता है जो दिया गया है सिलेंड्रिकल वायर के अंदर, ये ध्यान देना है।
कह रहा हियर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल केबल। ये देखिए कैपिटल आर की बात हो रही है, तो जो ये कैपिटल आर है ये केबल की त्रिज्या है। तो इस प्रकार से फार्मूले जो हैं इनकी एक एक बारीकी को हमें अच्छे से समझ लेना है। तो देखिए मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल वायर है, मान लीजिए ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है हमारे पास में, तो फार्मूला क्या है और कैसे लागू होगा ये ध्यान देना है। तो जो सिलेंड्रिकल वायर है इसमें जो ये है, ये हमारी त्रिज्या है आर, और मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर माना जाए। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो ये जो स्मॉल आर है ये एक्सिस से परपेंडिकुलर एक तरह से डिस्टेंस है हमारी जो सिलेंड्रिकल वायर है, और ये कैपिटल आर जो है ये वायर कितना मोटा है उसकी त्रिज्या या रेडियस है, इसको ध्यान देना है। तो देखिए कह रहा है हियर आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल केबल, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, अभिलंबवत दूरी ये यहाँ से। आई इज द करंट कैरिंग इन द सिलेंड्रिकल केबल, और आई जो है ये केबल में कितनी करंट जा रही है वो है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब एक चीज़ को ध्यान देना है कि बी जब आर के समानुपाती होता है तो हमारा जो ग्राफ है वो सीधी रेखा बनता है, और जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो कर्व बनता है। इस बात को ध्यान देना है। और थोड़ा सा एक बारीकी और समझ लीजिए कि मान लीजिए हमको ग्राफ बनाना है इस तरह से, और इधर हमने बी लिख दिया और इधर आर लिख दिया, बी और आर के बीच बनाना है। तो अगर मान लीजिए इस तरह होता बी समानुपाती ये 1/r² व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चूंकि किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो उसकी मात्रा बढ़ेगी बी की तुलना में, तो जाहिर सी बात है कर्व हमारा इस तरह जाएगा, क्योंकि ये मात्रा बढ़ेगी तो ये कर्व ऊपर की ओर फैलता चला जाएगा। और अगर मान लीजिए इस तरह होता कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/b², तो ये b की मात्रा बढ़ती, तो ये फिर कर्व हमारा इस तरह जाता, इधर फैलता चला जाता। और अगर b समानुपाती r होता तो ये कर्व हमारा सीधी रेखा होती इस तरह से, सीधी रेखा इस तरह। तो कर्व कैसे बनता है इस बात को हम थोड़ा सा मोटी भाषा में समझ लिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद आर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चूंकि बी समानुपाती है आर के, इसलिए हमारा जो ये कर्व है ये सीधी रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन, और वो भी केंद्र बिंदु से जाते हुए ओरिजिन। तो यहाँ केंद्र बिंदु से देखिए सीधी रेखा खींची गई है। ये कहाँ तक के लिए है? हमारी केंद्र बिंदु एक्सिस जो है, एक्सिस से परिधि तक तार के। मान लीजिए हमारा ये तार है, ये तार है अगर हमारा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की केवल स्थिति है। देखिए R बराबर कैपिटल R लिखा हुआ है, यानी जो R हमने जिस दूरी पर B को निकालना चाहा है वो दूरी इस सिलेंड्रिकल वायर के परिधि पर है, सरकमफ्रेंस पर है, तभी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ तक देखिए ये कंडीशन हो गई। अब फार ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, ये जो ऊपर फार्मूला था हमारा ये वाला, ये तब लागू होता है जब कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल केबल के
अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो, इनसाइड, ठीक ना। और अगर आउटसाइड की बात की जाए तो फिर हमारा फार्मूला बदल जाता है और फार्मूला ये हो जाता है। अब ये फार्मूला हो गया, जब ये फार्मूला लागू होगा तो B व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r के। तब क्या होगा, हमने आपको बताया ये स्क्वायर होता तो ये कर्व और ज़्यादा होता, स्क्वायर नहीं है तो थोड़ा कम मात्रा में बढ़ेगा, लेकिन उल्टा होगा। तो ध्यान दीजिए, अब भी कर्व होगा लेकिन कर्व का ढलान कम होगा। अगर स्क्वायर होता तो कर्व का ढलान और ज़्यादा हो जाता, इस बात को ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए कि B समानुपाती है 1/r के, या यूं कहें कि B व्युत्क्रमानुपाती है B व्युत्क्रमानुपाती है r के। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कर्व देखे यहाँ से फिर ऐसे कर्व्ड रूप ले लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B विद R इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इस तरह के ग्राफ को। पासिंग थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, और ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ तक तो परिधि आ गई, ये केंद्र बिंदु से चले यहाँ तक हम सिलेंड्रिकल केबल के जो मोटाई है उसके परिधि पर आ गए। इसके बाद ये बाहर की स्थिति है, तो आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा ग्राफ बनेगा। ये बात हमको समझ में आई। B और R के बीच, स्मॉल r के बीच जब ग्राफ है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर केबल इज शोन इन द फिगर। अब कैसे वेरिएशन हो रहा है ये फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 84 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाता है। तो 84 का जो C विकल्प है इसमें देखिए ग्राफ दिया गया है, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट F बराबर QV क्रॉस B ब्रैकेट में इक्वल टू QV क्रॉस V को बाहर कर दिया और B अंदर है। इसमें B की 3 एक्सिस है X Y Z, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि X एक्सिस में I कैप लिखते हैं और Y एक्सिस में J कैप, Z एक्सिस में K कैप, यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए। तो कह रहा है फॉर Q इक्वल टू 1 एंड V इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप एंड F इक्वल टू 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप। कह रहा है व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर। तो कह रहा है कि अगर इस प्रकार से हमारा F की वैल्यू ये हो वेक्टर फॉर्म में, V की वैल्यू ये हो और Q इक्वल टू 1 कूलाम हो, तो कह रहा है हम इसका कंप्लीट एक्सप्रेशन यानी पूरी तरह से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने वेक्टर बड़े अच्छे से पढ़ा है, तो अगर हम वेक्टर को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखें तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पहले जो जो चीज़ लिखी गई है उसको देखते हैं। तो वेलोसिटी दी गई है V इक्वल टू 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। फोर्स दे दिया गया है 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप। अब देखिए जो फार्मूला हमको दिया गया है और वैसे भी हमें पता है F इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए F इक्वल टू QV क्रॉस B। यहाँ पर Q हमको 1 दे दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट। अब अगर इस इक्वेशन में हम ये जो दी गई वैल्यू है इनको रखें तो फोर्स हमको दिया गया है 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इक्वल टू Q की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में V की वैल्यू दी गई है 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप इनटू B की वैल्यू दी गई है BI कैप प्लस BJ कैप प्लस B0 K कैप। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, हम पीछे देख चुके हैं क्वेश्चन में। आप देखें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4I कैप माइनस 20J कैप प्लस 12K कैप इक्वल टू
अब इसको हम कैसे लिखते थे, आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिख लेते थे। अब एक एक को लिखना है, पहले वाले को ऊपर लिखना है, बाद वाले को नीचे लिखना है। तो ऊपर वाले को लिखा, तो आई जे के कैप के साथ जो कोफिशिएंट है, ये जो गुणांक है उसी को लिखेंगे। तो आई के साथ 2 है, जे के साथ 4 है, के साथ 6 है, जैसा जिसके साथ है वैसा लिखेंगे। इसके बाद आई जे के साथ बी0 बी और बी0 है, यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि इस तरह से हमको करना है, जैसे इसका इसके साथ गुणा होगा लिखना है, फिर बाद में इसका इसके साथ गुणा होगा लिखना है, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा लिखना है, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा लिखना है, और फिर लास्ट में पहले क्या करना है, जब हम इसका लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको इसका लिखना है, और दोबारा में क्या करेंगे, उल्टा करना है, इसका इसके साथ गुणा करके और फिर इसका इसका साथ गुणा करके लिखना है। तो ध्यान दीजिए जैसे लिखा गया, या तो उल्टा करें और नहीं तो फिर हम माइनस लगाएं, या तो आप प्लस लगा रहे हैं तो उल्टा करिए, नहीं तो माइनस लगाइए। अच्छे से हमने आपको जो चैप्टर है वेक्टर उसमें बताया है, तो उसी तरह हमको करना है। तो देखिए आई कैप कर दिया, अब इसको छोड़ देना है हमें, अब इसका इसके साथ गुणा करके माइनस में इसको लिखना है, तो 4b0 माइनस 6b हो गया, माइनस जे कैप। अब हमको क्या करना है, इसको छोड़ देना है, अब इसको लिखना है, तो 2b0 माइनस, अब इसका गुणा करना है 6b। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस लिख दिया तो हम सीधा सीधा ही गुणा करेंगे, और अगर माइनस ना होता तो इस तरह उल्टा करते। बहुत अच्छे से हमने आपको वेक्टर में बताया है, उसको ध्यान देना। आप देखिए ये लिख गया, अब प्लस, देखिए इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस लिखा है, तो इसलिए सीधा गुणा होगा। अगर प्लस लिखते तो हम इसको उल्टा गुणा करते। तो अब के आ गया तो प्लस के। अब अगर इसको लिखना है हमको तो फिर जिसको लिखना है उसी को छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दिए तो ये 2 बचे, तो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 2b, अब इसका इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 4b, इस तरह लिख लिया। अब देखिए कंपेयरिंग द LHS एंड RHS ऑफ द अबव इक्वेशन वी गेट, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ को अगर हम समझें तो किस तरह लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरह आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करके हमको लिखना है, तो ये 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप है, और इधर ये i का गुणा कर देंगे, इसमें j का इसमें k का, फिर i के साथ वाला, j के साथ वाला, k के साथ वाला, जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो i के साथ क्या आएगा, i आइटम में आएगा 4b0 माइनस 6b इक्वल टू 4, गुणा करके ऊपर देखेंगे इतना आएगा। j के साथ 2b0 माइनस 6b इक्वल टू 20 आ जाएगा। इसी तरह k के साथ, k कैप के साथ 2b माइनस 4b इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी b इक्वल टू हमारा माइनस 6 आ जाएगा। अब ये b इक्वल टू हमारा माइनस 6 आ गया। अब किसी एक में जिसमें b है, ये b की वैल्यू रख देंगे तो अन्य वैल्यू निकल आएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में b की वैल्यू रखेंगे तो b0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू रख दिया तो ये b0 आ गया हमारा माइनस 8। अब b और b0 दोनों निकल आए, तो दैट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो b और b0 लिखा था, तो b और b0 की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा b इक्वल टू माइनस b, यहाँ था तो b की वैल्यू 6 थी तो 6i कैप हो गया, माइनस b यहाँ भी था तो 6 रखे तो 6j कैप हो गया, और b0 की वैल्यू माइनस 8 है। तो ध्यान दीजिए चिन्ह सहित रखना है, तो यहाँ पर हमारा प्लस b0 है तो माइनस चिन्ह सहित रखेंगे तो माइनस 8k कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ गया माइनस 8k कैप। तो यही मैग्नेटिक फील्ड की हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 85 क्वेश्चन है, इसका बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। कह रहा है एक लंबा सीधा तार है और उसमें 5 एम्पियर की करंट जा रही है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर एज एन इंस्टेंट। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की गति है 10⁵ मीटर पर सेकेंड और ये समांतर गति कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर एज एन एट एन इंस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल मूव कर रहा है। अब किसके पैरेलल है नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि जो स्ट्रेट कंडक्टर वायर है उसके पैरेलल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो पैरेलल मूव कर रहा है तो उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली गई है जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर के बीच जो पैरेलल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है समांतर इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कंडक्टर की उस इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर के समांतर मूव कर रहा है उससे दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है वो हमको बताना है। देखिए फिगर से और अच्छा स्पष्ट हो रहा है कि ये कंडक्टर है, 5 एम्पियर की इसमें करंट जा रही है और इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस कंडक्टर के समांतर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी गति 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस 5 एम्पियर की करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रही है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितने चुंबकीय बल का अनुभव करेगा ये हमको बताना है मोटी मोटी भाषा में। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो जैसे दिया गया है उसको हम पहले लिखते हैं। तो गिवन द करंट कैरिंग इन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर I इक्वल टू 5 एम्पियर। तो जो हमें अनंत लंबाई का सीधा तार दिया गया है उसमें 5 एम्पियर की करंट जा रही है उसको हमने लिखा। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड। इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है उसकी चाल कितना है 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर। जो कंडक्टर वायर है जिसमें 5 एम्पियर की करंट दौड़ रही है उसके समांतर जो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन के बीच की लंबवत दूरी कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदला तो 0.20 मीटर हो गया। कह रहा है नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अब इसके कारण कितना चुंबकीय बल का अनुभव होगा। तो हमारा फार्मूला है B इक्वल टू μ0I/2πr। बहुत लंबे समय से स्ट्रेट वायर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पढ़ते चले आए हैं उसको हमने लगा दिया। तो B इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है 4π×10⁻⁷ इंटू करंट 5 एम्पियर है अपान 2π इंटू दूरी कितनी है स्ट्रेट वायर कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 0.20 मीटर। सॉल्व किया तो आ गया B बराबर 5×10⁻⁶ टेस्ला। ध्यान दीजिए जब कैपिटल R लिखा हो तो कंडक्टर की त्रिज्या है एक्सिस से और अगर स्मॉल r लिखा है तो उसकी एक्सिस से जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या जिस बिंदु की बात हो रही है वो
दूरी है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो अब हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या इंटेंसिटी कितना है, 5 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब सीधा मैग्नेटिक फोर्स वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यह बराबर, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो EVB, प्रोटॉन है तो QEB लगाते हैं, तो यह बराबर EVB, हमने फार्मूला लगा दिया। हियर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो E, V और B का मतलब क्या है वो बता दिया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट, अब ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो यह बराबर E है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इनटू वेलोसिटी कितनी है 10⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला है 5 × 10⁻⁶ टेस्ला। सॉल्व किया तो आ गया 8 × 10⁻20 न्यूटन। तो इलेक्ट्रॉन इतने बल का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से 86 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ रेडियस r मिलीमीटर हैज 100 टन्स पर मिलीमीटर। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, फिर से अब नए क्वेश्चन आ गए। देखिए 22-23 शुरू हो गया। तो इसमें जो पुराने क्वेश्चन हैं और नए जो क्रम से थे टॉपिक वाइज, जो नहीं अलग नहीं किए गए, एक साथ आप आ रहे हैं। तो सोलिनॉइड के जो क्वेश्चन कर लिए हैं अब वही फिर आ रहे हैं। तो कह रहा है कि एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, उसमें 100 फेरे हैं प्रति मिलीमीटर। कह रहा है इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड। कह रहा है अगर इस सोलिनॉइड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस सोलिनॉइड के केंद्र पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमको बताना है। तो सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगर हमको पता है तो क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो B बराबर μ0NI ये फार्मूला होता है। और अगर फेरों की संख्या प्रति मीटर दी गई है तो N/L लिखते हैं। तो μ0N/L इंटू I, चक्कर प्रति मीटर, फेरों के चक्कर। तो B बराबर μ0 का वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷ इंटू N 100 फेरे हैं प्रति मीटर। तो मिलीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में बदला तो 10⁻³ का गुणा किया और I की वैल्यू 1 एम्पियर है वो रख दिया। सॉल्व किया तो आ गया 12.56 × 10⁻² टेस्ला। ध्यान दीजिए क्वेश्चन गलत ना हो, इस बारीकी को पकड़ना है। नहीं फार्मूले तो सबको याद होते हैं, क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाता है। चक्कर प्रति मीटर रखना है फार्मूले में, ध्यान दीजिएगा। 87 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। कह रहा है एक वर्गाकार हमारे पास लूप है जिसका एक भुजा, क्या प्रत्येक वर्गाकार है तो प्रत्येक भुजा 1 मीटर की है और इस स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 1 ओम है और एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। कह रहा है इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस वर्गाकार लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे गुजर रही है। इस प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो इसके अभिलंबवत रखा गया है, इस प्रकार से यह इस तरह रखा गया है तो पूरी लाइन गुजर जाएंगी। तो कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, तो कितना लूप से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा ये हमको बताना है। अगर आपको फार्मूला याद है तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्वेश्चन को करने में
नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ दी गई है उसको हम लिखते हैं। एरिया भुजा जो है स्क्वायर लूप की 1 मीटर है, प्रतिरोध 1 ओम है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है वो 0.5 टेस्ला है। अब यहाँ पर हम पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का, भुजा का स्क्वायर होता है तो साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एक भुजा 1 मीटर के तो 1 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो होती है फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर देखें बी की वैल्यू 0.5 टेस्ला, एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, इंटू कास थीटा की वैल्यू 0 है। एंगल हम परपेंडिकुलर से नापते हैं, तो परपेंडिकुलर से अगर एंगल नापा जाए तो 0 एंगल है। इस तरह से जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये, तो यहाँ पर अगर इस तरह परपेंडिकुलर कोई लूप है तो थीटा इक्वल टू 0 होगा। फिर जितना एंगल पे घूमता जाएगा उसी एंगल को हम मानते जाएंगे, पीछे हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर से एंगल हमको लेना है, तो कास थीटा की वैल्यू 0 हो गई और कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो b की वैल्यू 0.5 रख दिया, a की वैल्यू हमारी 1 मीटर स्क्वायर है और कास 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया 0.5 वेबर। तो 88 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 89 नंबर क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, बायो सेवर्ट लॉ गिवन अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट आइडियल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। तो देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें बताया जा रहा है। तो पहले में कह रहा है कि जो बायो सेवर्ट लॉ है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है केवल उस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो इनफाइनिटेसिमल करंट एलिमेंट है, I इंटू डी एल, मतलब अनंत लंबाई का है। उसमें अगर थोड़े से भाग में, देखिए डी एल है, डी वहाँ लगता है जहाँ थोड़े से भाग की बात हो, तो उस पर काम करता है केवल, ये बता रहा है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कह रहा है बायो सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर being related to the field produced by a scalar source ideal, while the later being produced by a vector source q। कह रहा है कि जो बायो सेवर्ट का लॉ है ये कूलाम के लॉ से मिलता जुलता है, एनालॉगस का मतलब उसी के लगभग समरूप है। बायो सेवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस एज ए स्केलर सोर्स। कह रहा है कि जो फार्मर है यानी अगला है वो फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी एक स्केलर सोर्स के द्वारा, वेक्टर सोर्स नहीं, स्केलर सोर्स के द्वारा। और आगे कह रहा है कि आइडियल व्हाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स के। लेकिन ये जो आइडियल है मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि कूलाम लॉ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है, तो कह रहा है वहाँ जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो स्केलर सोर्स के द्वारा है, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आइडियल वेक्टर सोर्स के द्वारा है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें देखिए कह रहा है कि इन लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है कि अब ये 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सटीक बैठ रहा है ये हमको चूज करना है। तो जी ऐसी बात है कि 2 स्टेटमेंट है, दोनों में घुमा फिरा करके ये पूछ रहा है
कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों में फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, या सेकंड सही है फर्स्ट गलत है, यही हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर फार्मर का मतलब पूर्व काल होता है, यानी जो पहले बताया गया है। तो कह रहा है बायोसेवर्ट लाई जनरल ऑगस्ट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज क्यू विद द फार्मर, यानी पूर्व काल वाला, बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स। तो कह रहा है जो पहले कहा जा रहा है, जैसे बायोसेवर्ट लॉ पहले कहा गया है, तो स्केलर सोर्स से रिलेटेड है। कह रहा है आइडियल व्हाइल द लेटर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स। बाद में हमारा कूलाम लॉ कह रहा है, पहले बायोसेवर्ट बाद में कूलाम लॉ से तुलना कर रहा है। तो कूलाम लॉ हमारा वेक्टर सोर्स से संबंधित है, जबकि ये गलत है। हमारा बायोसेवर्ट लॉ वेक्टर सोर्स से संबंधित है, कूलाम लॉ स्केलर से, इसका उल्टा है। तो अब देखिए कूलाम लॉ में भी फोर्स की अगर बात होगी तो फोर्स तो खुद ही वेक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि बायोसेवर्ट लॉ हमारा वेक्टर से संबंधित है, स्केलर सोर्स से संबंधित नहीं है, इसलिए दूसरा विकल्प हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एस वेक्टर डी बी इक्वल टू मी 0/4 पाई आई वेक्टर डी एल साइन थीटा पान आर स्क्वायर। ये बायोसेवर्ट लॉ का एक फार्मूला है। सो द स्टेटमेंट आई इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। एस बायोसेवर्ट लॉ डिपेंड ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट विच इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जो हमारा बायोसेवर्ट लॉ है वो करंट कैरिंग एलिमेंट पर डिपेंड करता है। ये देखिए छोटा सा एलिमेंट लिया गया है dl, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर लगा है। तो हम बायोसेवर्ट लॉ में स्केलर की बात नहीं करेंगे, जबकि सेकंड स्टेटमेंट में वो कर रहा है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, जो कि सी विकल्प में दिया गया है, इसलिए सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। कह रहा है एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि कोई अगर लंबा सीधा तार है जिसके क्रॉस सेक्शन में स्टेडी करंट यानी एक समान दौड़ने वाली करंट अगर दौड़ रही है, तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या वेरिएशन होगा आउटसाइड और इनसाइड। यही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, अभी इसके पहले ही क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन हमसे फिर पूछ लिया है। तो अंदर क्या था, हमारा जो ग्राफ बनता था वो स्ट्रेट लाइन आता था, तो अंदर वेरिएशन एक समान होगा, और बाहर क्या है, ऐसे ढलान आ रही थी, कर्व रूप ले रहा था, तो बाहर धीरे धीरे दूरी बढ़ने पर घटता जाएगा। इस प्रकार से हमारा होगा। इसको देखते हैं। तो देखिए 90 का सी वही विकल्प वही बनाया फिगर। बी समानुपाती है आर कहाँ तक, एक्सिस से सरकमफ्रेंस तक उस वायर के। इसके बाद देखिए धीरे धीरे घटता जाता है, जैसे दूरी बढ़ती है ग्राफ नीचे को जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड गिर रही है इस प्रकार से। तो यहाँ तक तो ये धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, तो एक समान का मतलब एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे ये ग्राफ भी ऊपर को जा रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो देखिए क्या कह रहा है कि द ग्राफ क्लियरली रिप्रेजेंट दैट गिवन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी करेक्ट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है सी विकल्प में, कह रहा है लिनियरली इंक्रीजेस फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर। तो वही बात निकल के आ गई कि जो वायर की बाउंड्री या सरकमफ्रेंस है या परिधि है, वहां तक धीरे धीरे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आर बढ़ने के साथ साथ ये त्रिज्या बढ़ने के
त्रिज्या वाली दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। एंड देन डिक्रीजिंग 1 with 1/r डिपेंड्स फॉर द आउटसाइड रीजन। फिर इसके बाद 1/r के रेशियो में चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे घटता है जब हम परिधि से बाहर दूरी पे चलते हैं एक्सिस से लंबवत। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अभी 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज। कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मोनोपोल नहीं हो सकता, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं, वो प्रक्रिया मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लागू होती, इसलिए मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए अगर कोई क्लोज सरफेस है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस हमारा 0 होगा। इस बात को ध्यान देना। तो 91 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है वायर कैरिंग ए करंट आई along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल। तो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एल लेंथ पर बात हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप टेस्ला। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना इस वायर पे लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो सीधा फिर वही फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, तो हम सीधा फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, कह रहा है द मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑन ए करंट आई कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी होता है। यहाँ पर एल हमारा वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये जो है हमारी बहुत छोटा टुकड़ा मान लीजिए लिया गया तो उस पर वेक्टर की तरह बिहेव करता है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा। तो ये हो गया हमारा आई एल में। अब एल के साथ आई कैप, क्योंकि एल लेंथ जो करंट कैरिंग लूप की रखी गई है, करंट कैरिंग वायर की, वो एल लंबाई आई एक्सिस में है, तो एल के साथ आई कैप का गुणा किया गया। इनटू अब बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो ये हमारा आ गया। अब गुणा होगा इसमें, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब हम क्रॉस में जाते हैं तो समान यूनिट वेक्टर को अगर गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होने पर साइन थीटा 0 होता है। तो आई क्रॉस जब इसका गुणा करेंगे आई का, तो आई वाला 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हट गया। अब बचा ये, तो आई एल यहाँ पर 3IL के कैप हो गया प्लस 4IL जे कैप हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसा हमने आपको बताया था आई जे और के, तो इधर से ऐसे चलते हैं हम, ऐसे चलता है इस तरह से। तो आई क्रॉस जे होगा तो के लिखेंगे, जे क्रॉस के होगा तो आई लिखेंगे, और इसका उल्टा होगा तो निगेटिव में लिखेंगे। तो आई क्रॉस जे है तो के लिखा गया है, और आई क्रॉस के होगा, उल्टा चलना, माइनस है आई क्रॉस के, तो अब उल्टा चलेंगे तो जे आ जाएगा, तो जे लिखा गया। तो कैसे लिखना है समझिए, आई क्रॉस जे है तो के लिखेंगे, जे क्रॉस के है तो आई लिखेंगे, और के क्रॉस आई है तो जे लिखेंगे, आगे वाला लिखेंगे, और उल्टा हो जाएगा जैसे निगेटिव लिखा है। तो अब आई क्रॉस माइनस के होगा तो उल्टा आप चलेंगे तो जे कैप आएगा, तो जे कैप लिखा है। कैसे लिखा गया है इसको समझिए। अब के और जे, अब ध्यान दीजिए, जैसे ये इस तरह होता है, ये सारे एंगल हमारे यहाँ पर 90 डिग्री हैं, ये भी 90 डिग्री है,
ये भी 90 डिग्री है, वो देखने में लग रहा है क्योंकि प्लेन अलग अलग है। ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो मॉड ऑफ एफ इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट अगर इसका आएगा तो ये ऐसे जाएगा, इन दो का अगर निकालें, या इसका दो का या इसका दो का, तो 20 से होकर ऐसे जाएगा, इसको ऐसे से मिलाया जाता था। तो कुल मिला करके ये डायगोनल होगा, तो डायगोनल ही फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो ये हमारा डायगोनल है, तो कुल मिला करके शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग कर दिया गया, इधर का वर्ग या स्क्वायर हटाया गया तो रूट लग गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया 5IL। तो कुल मिला के 92 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन ए सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। कह रहा है एक बहुत लंबा कोई तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार है कहने का मतलब, तो उसको बेंट कर दिया गया सेमी सर्कुलर शेप में, यानी अर्धवृत्ताकार उसमें। कह रहा द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर स्टेडी करंट के कारण, यानी स्थायी धारा कह सकते हैं, एक समान धारा कह सकते हैं, एक समान धारा के कारण, तो वो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना बहुत ही आसान है। सर्कुलर लूप के लिए अलग फार्मूला है, स्ट्रेट वायर के लिए अलग फार्मूला है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एट द एंड ऑफ एन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें एंड पर, तो क्या होगा, P1 इक्वल टू μ0I/4πr, और ये क्रॉस होगा। अगर इस तार पे हमने बोला था कि जिस तार पे हम चलेंगे, जिधर को धारा है उधर को मुंह करके, तो दाहिने हाथ पे क्रॉस होगा, बाएं हाथ पे डॉट होगा। तो चूंकि इस पे अगर इधर को मुंह करके चलें तो दायां हाथ इधर पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि B1 इक्वल टू μ0I/4πr क्रॉस इनटू द पेज। क्रॉस का मतलब पेज कसा जाएगा तो अंदर को धंसता है ना, तो ये कसा जाएगा तो ये बाहर इधर रहता है ना, अगर निकलता है तो नुकीला रहता है, तो कसा जा रहा है तो पेच अंदर को जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है। एंड फॉर सेमी सर्कुलर पार्ट, अभी तो तार की वजह से, अब सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड B2 इक्वल टू कितना होगा, μ0I/4r। ये हमारी, ये भी क्रॉस होगी आउटसाइड द पेज। ये देखिए थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पर डॉट होना चाहिए था, क्योंकि जब हम इधर से चलेंगे ऐसे, तो ये हमारा बायां हाथ, दायां हाथ इधर रहेगा, दाएं पे क्रॉस बनेगा और बाएं पे डॉट बनेगा। देखिए इस तार के कारण दायां हाथ इधर रहेगा, तो यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा। लेकिन अब इस पर अगर हम चलेंगे तो ये दायां हाथ इधर रहेगा, तो क्रॉस इधर बनेगा, डॉट इधर बनेगा। तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, ये डॉट होना चाहिए था यहाँ। अब देखिए नुकीला पिन का पॉइंट बाहर निकलता है, तो इसीलिए आउटसाइड ऑफ द पेज हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देयर आर टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए, अब यहाँ से फिर ये करंट इधर लौट के जा रही है, तो अब इस पर अगर हम चलेंगे तो अब दायां हाथ हमारा इधर पड़ेगा, तो दाएं हाथ पे क्रॉस बनेगा, बाएं हाथ पे डॉट इधर बनेगा, इस पे बाएं हाथ पे डॉट इधर बन रहा था। तो इन दोनों तार की वजह से क्रॉस क्रॉस ही बन रहा है यहाँ पर अंदर की तरफ। तो वही कह रहा है कि देयर आर टू स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ बी। दोनों की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सेम है, और किधर को है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है। तो कह रहा है एंड द सर्कुलर वायर, और जो सर्कुलर वायर है ये वाला, इसके कारण देखें क्या होता है। सर्कुलर वायर के कारण
हमारा क्या है, आउटसाइड ऑफ द पेज है, आउटसाइड। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे जो स्ट्रेट वायर की वजह से है, और फिर ये सर्कुलर वायर वाले को घटा देंगे, क्योंकि इसके कारण सर्कुलर वायर के कारण डॉट बन रहा है। ध्यान दीजिए, इसके कारण दाहिना हाथ इधर पड़ेगा तो क्रॉस, इसके कारण दाहिना हाथ इधर पड़ेगा तो क्रॉस, और इस सर्कुलर लूप के कारण दाहिना हाथ इधर पड़ेगा तो क्रॉस, बायां हाथ इधर पड़ेगा तो डॉट। इसका मतलब ये तार और ये तार वाले जुड़ जाएंगे, क्रॉस क्रॉस है, और जुड़ के ये सर्कुलर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट जाएगी। इसको ध्यान देना। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि सो बी नेट कितना हो जाएगा, म्यू 0I/4R, ये इतना कॉमन ले लिया गया, म्यू 0I/4R। अब ब्रैकेट में 1 - 2/पाई क्रॉस आउटसाइड ऑफ द पेज। चूंकि देखिए कितना गलत लिखा है, क्रॉस का मतलब इनसाइड ऑफ द पेज होगा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए B1 में लिखा है म्यू 0I/4πr, ये सीधे तार की वजह से है, और ये सेमी सर्कुलर लूप की वजह से है म्यू 0I/4R। ये डॉट होना चाहिए, क्रॉस गलत लिख दिया है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 4πr है, ये 4R है, तो यहाँ पर भाग वाली संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से हम कम घटा दें तो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। तो बी नेट इक्वल टू ये ज़्यादा है म्यू 0I/4R, इसमें कम वाली घटा दें। अब देखें तार दो हैं, तो ये एक तार के लिए है, तो दो तार के लिए 2 का गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू दोनों तार के लिए हो जाएगी। तो म्यू 0I/4πR। अब यहाँ पर हमारा म्यू 0I/4R कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा केवल 1 - 2 इधर पाई बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आउटसाइड द पेज, क्योंकि ये ज़्यादा है, ज़्यादा में कम घटाया जा रहा है, तो ज़्यादा कौन सी है, सर्कुलर लूप वाली, और वो आउटसाइड को है, तो नेट हमारी आउटसाइड को ही रहेगी। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, यहाँ पर डॉट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पूरा चैप्टर कर लिया मैग्नेटिक फील्ड का, यानी फिजिक्स हमने कर लिया। अब फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री का नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।